Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. What about others? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कल के टॉपिक में? No, ma'am. No problem. Okay, cool. Okay, so today we have to start titles and gifts. अब क्या होता था, जैसे मुगल एम्परर्स होते थे तो वो या तो अगर वो जीत गए हैं कोई वॉर तब कोई टाइटल देते थे, ठीक है, या फिर जैसे कोई सेरेमनी होती थी, ठीक है, उस समय जो है टाइटल देते थे, यानी कि राज्याभिषेक जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, वो चीज कभी होती थी तो ये टाइटल्स देते थे, ठीक है। और इनके जो पूरा एटमॉस्फेयर होता था ऑडियंस का वो काफी खुशनुमा होता था, ठीक है, और उनकी प्रेजेंस में ही ये इस तरह का जो इनका प्रोटोकॉल था कि अब ये इसको इस हाई टाइटल किससे नवाजेंगे, इस तरीके से ये टाइटल्स और गिफ्ट्स जो है बांटा करते थे। अब टाइटल्स जैसे ये दिया करते थे वो उनकी मुगल पॉलिटी के अंदर देते थे, यानी कि मुगल राजनीति के अंदर देने का वो ज्यादा था और इम्पोर्टेंट फैक्टर था ये इस चीज का, ठीक है। कौन से व्यक्ति को कौन सा टाइटल नवाजा जाएगा वो डिसाइड किया जाता था, ठीक है। हाईएस्ट मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते थे इस चीज के अंदर, किसको हाईएस्ट मिनिस्टर बोला जाएगा, किसको लेजेंडरी मिनिस्टर बोला जाएगा, किसको अलग रैंक से नवाजा जाएगा, इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेंगी इसमें, ठीक है, पढ़ने को मिलेंगी। और कई बार क्या होता था, जैसे कि कोई राजा है, ठीक है, तो आप उससे मिलने जा रहे हैं तो आप उससे खाली हाथ मिलने नहीं जा सकते थे, ये भी रूल था। कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाना होता था, और अगर गिफ्ट नहीं लेके जा रहे हैं तो आपको पैसे लेकर के जाने होते थे, ठीक है। इस तरीके की भी चीज थी। शुरू करते हैं। ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय मुगल एम्परर्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर अ विक्ट्री ओवर एन एनिमी। बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो मतलब अडॉप्ट किए जाते थे मुगल एम्परर्स के द्वारा, या तो राज्याभिषेक के दौरान या फिर जो है विक्ट्री के दौरान। हाई साउंडिंग रिदमिक, they created an atmosphere of awe in the audience when announced by ushers. Mughal coins carried the full title of reigning emperors with legal protocol. अब क्या होता था, ये जो टाइटल होते थे ना, ये इतने ज्यादा तेज आवाज में और रिदमिक लगते थे, जब जो अशर्स यानी नाकिब नकिब करके जो बोला गया ना, वो व्यक्ति जो है अनाउंस करता था। जैसे अपने नॉर्मली अदालत के अंदर अनाउंस नहीं होता है कि अब सो एंड सो जो है आ रहे हैं, पधार रहे हैं जज के सामने, इस तरीके से उस जमाने में भी जब कोर्ट में कोई आता था तो इस तरह के व्यक्ति होते थे जिनको बोलते थे अशर्स, और उर्दू में बोलते थे नाकिब। ये क्या करते थे, ये कोई भी राजा एंट्री ले रहा है या कोई दूसरे किंगडम का राजा आ रहा है तो इनका काम ही मेन ये होता था अनाउंस करने का। अब ये इतनी ज्यादा तेज आवाज में और इतने रिदमिक तरीके से बोलते थे कि पूरी ऑडियंस जो है वो मंत्रमुग्ध सी हो जाती थी एक तरीके से। अब जो भी इनको टाइटल्स मिलते थे ना, अब जैसे अकबर को क्या टाइटल मिला था, कोई बता सकता है? स्टूडेंट्स गैस तो करिए, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, ma'am. अकबर जो अपना, मैम अकबर को क्या टाइटल मिला था? हाँ मतलब नाम के आगे एक वर्ड जोड़ देते हैं ना, शहनशाह अकबर। मैम शहनशाह हिंद, हाँ इस तरीके से, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से इसको, शहनशाह हिंद। हाँ बेटा बिल्कुल करेक्ट। शहनशाह जो है ना वो कैटेगरी मतलब टाइटल दिया हुआ था अकबर को, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे हम उन्हीं टाइटल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरीके के टाइटल्स यानी कि उनको नाम दिए जाते थे। और ये कब होता था, या तो उनको किसी किंगडम के ऊपर, दूसरे राज्य के ऊपर जब उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी और वो जीत गए हैं तब, या फिर उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है तब, इस तरह की चीज होती थी। अब यही टाइटल्स जो हैं उनके कॉइन्स के ऊपर भी पूरी तरीके से लिखे जाते थे जो उनके एरिया में चलते थे उस समय में, ठीक है। ये प्रोटोकॉल होता था उनका। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब ये जो टाइटल्स हैं
ये कैसे दिए जाते थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी मुगल पॉलिटी के लिए। और एक व्यक्ति जो है, जो कोर्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको टाइटल दिया जाता था। और ये टाइटल जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कितने अलग अलग लोगों को कौन कौन से टाइटल दिए गए हैं, वो हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड, the granting of titles to men of merit was an important aspect of Mughal polity. जो लोग important है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल एज इन जो राजा की अदालत के अंदर या तो एडवाइजर हैं या मिनिस्टर हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको कोई ना कोई टाइटल देते थे। कि ये मुगल पॉलिटी का रूल था एक तरीके से। A man's ascent in the court hierarchy could be traced through the titles he held. एक व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है अदालत के अंदर, वो आप उसके टाइटल्स को सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, उससे ट्रेस कर सकते हैं। The title Asaf Khan for one of the highest ministers originated with Asaf, the legendary minister of Prophet King Suleiman या Solomon. अब टाइटल का नाम ही है असफ, ठीक है, असफ खान। अब ये किससे लिया गया? असफ से लिया गया, जो क्या थे? लेजेंडरी मिनिस्टर थे, एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर थे, प्रॉफिट किंग जो रहे हैं सुलेमान, उनके। यानी टाइटल का नाम क्या दे दिया? द टाइटल असफ खान। समझे आप? ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी के नाम के ऊपर ही इन्होंने अपना एक टाइटल जो है वो मेंशन कर दिया है यहाँ पे। और ये टाइटल कहाँ से लिया है? एक व्यक्ति जो मिनिस्टर रहा है, सुलेमान करके एक किंग है, उनका, उनके मिनिस्टर का नाम को इन्होंने टाइटल की तरह बता दिया है, ठीक है। अब फिर दूसरा टाइटल है द टाइटल मिर्जा राजा वॉज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब। ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया था टू हिज टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स। अपने औरंगजेब के अंडर जो दो हाईएस्ट रैंकिंग नोबल थे, जयसिंह और जसवंत सिंह, उनको नाम दिया था इन्होंने मिर्जा राजा, टाइटल दिया था ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से टाइटल डिसाइड किए जा रहे हैं यहाँ पर? Yes, ma'am. कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन कहीं पे भी हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। Ma'am, हाँ, can you repeat it again? ओके। देखो, पहला टाइटल हमने पढ़ा है असफ खान का, जो एक व्यक्ति के नाम से लिया गया है, ठीक है। और वो व्यक्ति सुलेमान करके जो राजा था, प्रॉफिट राजा, उनका मिनिस्टर हुआ करता था, लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट किंग सुलेमान, और ब्रैकेट में सोलोमन, ठीक है। इनका एक मिनिस्टर था असफ, उसके नाम से लिया गया असफ खान करके टाइटल। दूसरा टाइटल जो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है वो है मिर्जा राजा, जो औरंगजेब ने अपने दो हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स को दिया था, जो इम्पोर्टेंट लोग थे। पहला था जय सिंह और दूसरा था जसवंत सिंह। इनको टाइटल दिया गया था मिर्जा राजा का। ये एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल पढ़े हैं अभी तक हमने। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो टाइटल्स होते थे, या तो आपको इनको कमाना होता था। कमाना होता था कैसे? कि अब जैसे सपोज करो एक किंगडम है, वहां का राजा है, वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, कई सारे। अब मिनिस्टर ऐसा तो होता नहीं था एक ही मिनिस्टर होता है, कई सारे मिनिस्टर होते थे। और बेसिकली वहाँ पे काम क्या होते थे? अपने देश को, अपने किंगडम को मेंटेन करना, या उसको बाहर के जो राज्य हमला कर रहे हैं उससे बचा के रखना, या खुद दूसरे राज्य पे हमला करके उसको अपने अंडर कर लेना, ठीक है। इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। अब ये चीजें करने से क्या होता था? राजा की इज्जत में, राजा जो होता था उनकी आंखों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती थी। और आपको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो राजा जो होता था वो खुद अपने हिसाब से एक टाइटल जो है वो आपको दे देता था। और कई बार क्या होता था, इस चीज के लिए आपको पैसे भी देने होते थे। जो मुगल्स हैं उनमें आपको ये दो तरीके पता पड़ेंगे, या तो आप अर्न करें या फिर आप पे करें। Titles could be earned or paid for. Mir Khan offered rupees 1 lakh to Aurangzeb for the letter Alif, that is A, to be added to his name to make it Amir Khan. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अब इनके हिसाब का वो है, इसमें ज्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये इनके द्वारा चलाई हुई चीजें थी जो आपको बस समझाई जा रही है। तो आपको ज्यादा लॉजिक नहीं देखना है कि देखो ये कैसे पैसे पे करके अपना टाइटल ले रहे हैं। दो तरीके थे, या तो आप कमा लो या आप पे कर दो। तो जैसे मीर खान हुए हैं एक, ठीक है, उन्होंने औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिए और बोला कि मेरे नाम के आगे जो मीर खान है उसके आगे मुझे ए जोड़ना है, लेटर अलिफ। अलिफ था उस समय में, उसका मतलब था लेटर ए, वो जोड़ना है। इसके इन्होंने 1 लाख रुपए दिए और इनका पूरा नाम जो है वो क्या हो गया बाद में? आमिर खान हो गया। तो इसके लिए भी इन्होंने क्या करा? पैसे पे करे थे। समझ में आया?
कि पे करना कैसे, पे करने पे Yes, किस ma'am. किस तरीके से पे करने पे इनको पे करने पे इनको किस तरीके से टाइटल मिल रहा है? Yes, ma'am. ओके। अब कुछ दूसरे अवार्ड्स जो थे वो थे जैसे रोब ऑफ ऑनर, खिल्लत। खिल्लत कहते हैं उसको। रोब क्या होता है? एक तरीके का ऊपर अपन रोब, जैसे आपने एक तरह का गारमेंट होता है, ठीक है, जो एम्परर के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। अब ये रोब रोब जो होता है इसके कई सारे, आपने देखा होगा एक बड़ा सा ये पहने हुए रहते हैं अपनी ड्रेस के ऊपर एक, जैसे अपन बेदिंग रोब देखा है आपने, जो टीवी में देखा होगा कई बार, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो नहाने के बाद में एक टॉवल का रोब सब पहन करके आते हैं, एक टॉवल होती Yes, है ma'am. है ना, उसको मैम रोब कहते हैं। मैम एक तरीके से ओपन गाउन टाइप, वो हाँ सब एक हाँ बेल्ट से बांधा जाता हाँ, वेरी गुड। उसको रोब ही कहते हैं, ठीक है, वो बेडिंग रोब होता है नहाने वाला, ठीक है। है। यहाँ पे जो रोब ऑफ ऑनर है वो भी उसी तरह का पहनावा होता था, ओपन गाउन जैसा, ठीक है। उसको, उसका उर्दू वर्ड है खिलत, और उसको भी पहना करते थे, एम्परर के द्वारा पहना जाता था, ठीक है। और ये भी एक अवार्ड की तरह देखा जाता था, ठीक है, कि हाँ ये जो वो पहन रहा है व्यक्ति वो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आशीर्वाद के तौर पे उसको देखा जाता था कि ये जो चीज है ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो राजा है वो अलग ही दिख जाता था आपको वो पहने हुए। और ये एक धार्मिक उससे भी जुड़ी हुई चीज है कि आप जब पूजा अर्चना करने जाते हैं तो अच्छी चीज होता है ना, जैसे अपन हिंदुओं में होता है सर ढक करके चुन्नी से जाते हैं या इस तरह की चीजें होती है, तो ये रोब जो है इनका उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर अवार्ड की तरह रोब भी होता था, रोब ऑफ ऑनर, जिसको कहते थे खिलत। ये एक गारमेंट था जिसको पहना जाता था एम्परर के द्वारा, इम्ब्यूड विद हिज बेनेडिक्शन, आशीर्वादी के हिसाब से, आशीर्वाद के हिसाब से। दूसरा गिफ्ट होता था सरापा, जो ऊपर से लेके पैर तक, सर से लेके नीचे तक होता था। इसके अंदर एक ट्यूनिक होती थी, एक टर्बन होती थी और एक साशा यानी पताका होता था। पताका यानी कि एक बेल्ट सी होती है जो कमर पे बांधी जाती है। ट्यूनिक वही इनकी जो गाउन जैसी ड्रेस होती है वो, और टर्बन वो ऊपर जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं। ये भी दूसरे तरह का गिफ्ट होता था। अब ये क्या है, इस चीज के अंदर तीन चीजें इंक्लूडेड है, ट्यूनिक, टर्बन और सैश यानी पताका। सैश से आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा हो इनके ऊपर जो ये पिक्चर्स हैं इसमें आपने देखा हो, ये देखिए यहाँ पर इन लोगों की बेल्ट सी बंधी हुई है ना, जो आपकी बुक के अंदर पेंटिंग्स दी हुई हैं उसमें जो ये यस मैम। बोलते हैं साश, सैश, ठीक है। यस मैम। तो ये चीजें आ गई तीन। पहली पढ़ी हमने क्या? मैम एक क्लोथिंग बेल्ट की तरह। हाँ बिल्कुल करेक्ट। इस तरह के भी गिफ्ट्स होते थे, अवार्ड्स होते थे। दूसरा है ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स, गिफ्ट्स बाय द एम्परर। एम्परर के द्वारा कई बार ज्वेलरी भी दी जाती थी, जैसे लोटस ब्लॉसम सेट हुआ ज्वेल्स का, पद्म मुरासा। अब वो तो अलग अलग जो डिजाइन के ज्वेलरी हो गई उनके नाम हैं ज्वेलरी के। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही ये चीज दी जाती थी, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। Others awards included the robe of honor, khilat, a garment once worn by the emperor and imbued with his benediction. आशीर्वाद के तौर पे ये जो एम्परर के द्वारा पहना जाता था खिलत, ये भी वो कई बार दे देता था। One gift, the sarapa, head to foot, consisted of a tunic, a turban and a sash, pataka, पतका। अब दूसरा गिफ्ट जो है वो सरपा होता था, सरापा, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। इसके अंदर तीन चीजें आती थी, ट्यूनिक, टर्बन और सैश। Jeweled ornaments were often given as gifts by the emperor, और कई बार ज्वेलरी भी जो है वो दी जाती थी एम्परर के द्वारा। कई बार आपने सीरियल्स में देखा होगा पुराने कि वो जो पहन रखी होती थी ज्वेलरी उसमें से उतार करके दे देते थे कि ये लो, ये तुम्हें भेंट के स्वरूप हम ये दे रहे हैं, उसी तरीके से। The lotus blossom set, अब lotus blossom set with jewels, पद्म मुरासा, was given only in the exceptional circumstances। अब ये जो है इस तरह का लोटस ब्लॉसम सेट जो है ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में वो लोग देते थे, ठीक है। अब कोर्टियर कोई भी अदालत के अंदर आ रहा है व्यक्ति, तो वो एम्परर के सामने खाली हाथ यस नहीं मैम। आएगा, ठीक है। उसको या तो कुछ अमाउंट में नजर यानी स्मॉल अमाउंट में मनी लेके आना होगा, या फिर कुछ बड़ी पेशकश करनी होगी, ठीक है, या कोई बड़ा अमाउंट उसको देना होता था।
समझे आप लोग? समझ आया? Yes, ma'am. ओके। डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि दूसरे जो राजनीतिक रिलेशंस हुए या थोड़े से दूसरे किंगडम से रिलेशंस हुए, तो वो जब भी आते थे तो वो क्या एक नजराना लेकर के आते थे, एक तरीके से आपको जैसे पता हो, वो अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स भेजते थे। अच्छे रिलेशंस होते हैं जो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे आज के जमाने से कंपेयर करें तो दिवाली हुई, तो दिवाली पे हम जब पहले एक दूसरे की फैमिलीज के जाते थे तो हम मिठाई का डब्बा लेके जाते थे विशेष के साथ में, या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जाते थे। तो उसी तरीके से इनके टाइम में जब राजा से मिलने कोई आ रहा होता था तो फिर उसके बाद में ये लोग भी जो है कर जाते थे, ऐसे गिफ्ट लेकर के जाते थे। ठीक है। रिस्पेक्ट और ऑनर दिखाने के लिए ये सब चीजें करती थी, जैसे आदर दिखाने के लिए कि हम आपकी इज्जत करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए एम्बेसडर्स जो होते थे वो परफॉर्म करते थे इम्पोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, वो क्या करते थे, जैसे दूसरे देश से, दूसरे किंगडम से कोई ट्रीटी साइन करवानी है या रिश्ते मेंटेन करने हैं, तो उस चीज के लिए भी ये चीज देखी जाती थी कि गिफ्ट लेकर के जाना होता था। अब जैसे आप कहीं शादी में जाते हो, अभी तो नहीं, बट जैसे नॉर्मली कहीं पहले जाते थे तो आप लोग खाली हाथ तो जाते नहीं थे, आपकी फैमिली से कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह या एनवलप जो होते हैं वो लेकर के जाते थे, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम आपके खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं और हमारी तरफ से ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के तौर पर गिफ्ट है या आदर के तौर पर गिफ्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता था। जब थॉमस रो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए थे जब उनके द्वारा जो रिंग उन्होंने प्रेजेंट करी थी आसिफ खान को, वो वापस कर दी गई थी और उसका कारण ये बताया गया था कि ये सिर्फ 400 रुपए की है, तो ये इतनी अच्छी कीमत वाली नहीं है, तो ये वापस ले जाओ। तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड और इंसल्टेड, ऑब्वियसली बात है कि इंसल्टेड उनको बहुत फील हुआ होगा। समझ में आया? अब पढ़े इसको आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइन टू लाइन। A courtier never approached the emperor empty-handed. एक कोर्ट में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता था। He offered either a small sum of money, जिसको कहते हैं नजर, और a large amount, यानी कि पेशकश। यानी कि वो आता था तो या तो थोड़ी अमाउंट में पैसे लेके आता था तो उसको बोलते थे नजर, या बड़े अमाउंट में लाता था तो उसको बोलते थे पेशकश, कि हमारी तरफ से ये पेश किया जाता है। पेश क्या किया जाता है? पेशकश होती है उसकी। समझ आया? इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस गिफ्ट्स वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमें ये इस तरह के गिफ्ट जो है उनको देखा जाता था कि ये आपका रिस्पेक्ट और ऑनर करने के लिए, सम्मान करने की तरह दिए जा रहे हैं। आज भी अगर इंडिया से मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और जो किसी भी दूसरे देश में जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर के जाते हैं। और अगर दूसरे देश से कोई हमारे पास इंडिया में आते हैं, वहां के कोई एम्बेसडर, तो वो भी खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर के आते हैं। Ambassadors perform the important function of negotiating treaties and relationships between competing political powers. और एम्बेसडर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते थे, यानी कि वो, अब कोई ट्रीटी साइन हो रही है कि भाई हम दो किंगडम्स के बीच में कि आप आपस में अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे पॉलिटिकली भी, और मिलिट्री के तौर पे भी सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी ये लोग गिफ्ट्स लेकर के जाते थे और फिर अपनी बात कहते थे। ठीक है। इन सच अ कॉन्टेक्स्ट गिफ्ट्स हैड एन इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक रोल। इस तरह की चीजों में इस तरह के गिफ्ट जो है वो बहुत ही एक सिंबॉलिक रोल प्ले करते थे। थॉमस रो वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन अ रिंग ही हैड प्रेजेंटेड टू आसिफ खान वाज रिटर्न टू हिम फॉर द रीजन दैट इट वाज वर्थ मेयरली 400 रुपीज। थॉमस रो के द्वारा लाई गई रिंग को वापस कर दिया गया था आसिफ खान के द्वारा, क्योंकि उसको रीजन दिया गया था कि तो बहुत सस्ती है, सिर्फ 400 रुपए की है, इसलिए ले जाओ इसको वापस। यहाँ पर एक फिगर है, मुगल टर्बन बॉक्स है, यहाँ यानी कि मुगल जो अपनी पगड़ी या अपना जो सर का टर्बन होता था वो इस तरह के बॉक्स में रखा करते थे। इज एवरीथिंग क्लियर? समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी है टॉपिक, Yes, कुछ ma'am. ज्यादा Clear. कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं इसमें। Yes, ma'am. ओके। फिर है द इंपीरियल हाउस होल्ड, रॉयल हाउस होल्ड, जिसको वो टर्म दी गई थी हरम या हैरम। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली यूज की जाती थी डोमेस्टिक
जो वर्ड होता था मुगल्स का उनके लिए, ये पर्शियन वर्ड हराम से निकला है, जिसका मतलब होता है एक पवित्र जगह, सेक्रेड प्लेस। मुगल लोगों का जो घर होता था उसके अंदर कई सारी वाइफ्स रहती थी एम्परर्स की, और कई कुछ जो कॉन्क्यूबाइंस होते हैं वो भी रहती थी, यानी कि अदर लेडी अदर देन वाइफ, यानी कि वाइफ के अलावा जो मिस्ट्रेस होती है वो भी रहती थी। उनके आसपास के रिश्तेदार भी रहते थे, जैसे कि मदर, स्टेप और फॉस्टर मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉज, आंट्स, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ये सब लोग इस हरम में रहते थे। फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स भी रहते थे। ठीक है, पॉलीगैमी जो है प्रैक्टिस की जाती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी बहू का विवाह, स्पेशली रूलिंग ग्रुप्स जो होते थे उनके अंदर। मदर का माता जी, स्टेप मदर पता ही है, फॉस्टर मदर वो होती हैं जो पालती हैं। ठीक है, आपको जन्म देने वाली दूसरी और जिन्होंने आपको बड़ा किया है उनको फॉस्टर मदर कहते हैं। सिस्टर्स, डॉटर्स और डॉटर इन लॉज आपको पता ही है, ये सब लोग हरम के अंदर आते थे। ठीक है, राजपूत क्लैंस हो यानी राजपूत रूलर्स हो या फिर मुगल रूलर्स हो, इन मैरिज जो है एक तरीके से एक तरीका होती थी दो किंगडम्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने में, या फिर दोनों को साथ में लेकर के आने का एक तरीका का था। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मैरिज, सिर्फ शादी ही नहीं होती थी, वो एक तरीके से दो किंगडम्स के बीच में गठबंधन की तरह देखा जाता था। ठीक है, गिफ्ट जो होता था टेरिटरी का वो साथ में ही आता था शादी के, कि हाँ हमने आपको हमारा ये राज्य दिया। कई बार आपने सुना होगा माइथोलॉजिकल सीरियल या पुराने जो हिस्ट्री बेस्ड सीरियल होते हैं उनके अंदर, कि हम हमारी बेटी का विवाह करेंगे, तो अगर हमारी बेटी से जो भी विवाह करेगा उसको हम ये राज्य जो है दहेज के तौर पे दे देंगे। इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तो वो भी होती थी, रिलेशनशिप जो है मेंटेन होता था रूलिंग ग्रुप्स के बीच में, अगर उनके बीच में रिश्ते करवा दिए जाते थे। जैसे कि आपने मूवी में देखा हो, जोधा अकबर जो मूवी थी उसके अंदर मुगल और राजपूत जो थे उनके बीच में शादी ही इसलिए करवाई गई थी कि वो उनकी शरण में आकर के दोनों साथ में मिल करके रहें, इस तरीके से। ठीक है, यस मैम। अब पढ़ते हैं इसको आगे। The term harem is frequently used to refer to the domestic world of the Mughals. Domestic world यानी कि जो घर गृहस्थी के जो चीजें होती हैं उसके लिए यूज किया जाता था हरम। It originates in the Persian word haram meaning a sacred place. ये निकला है पर्शियन शब्द हरम से, जिसका मतलब होता है पवित्र जगह। The Mughal household consisted of the emperor's wives and the concubines, his near and distant relatives, mother step and foster mothers, sisters, daughters, daughter-in-laws, aunts, children, etc. and female servants and slaves. इस मुगल हाउसहोल्ड के अंदर एम्परर की जितनी भी वाइफ्स होती थी वो, उसके साथ में जो जितनी भी मिस्ट्रेसेस होती थी, यानी कि इनके जमाने में, उस जमाने में वाइफ्स जो हैं उनके अलावा भी वो इन्वॉल्व रहते थे बाकी लेडीज से। कुछ लेडीज रखी जाती थी, उनका दर्जा वाइफ से थोड़ा नीचे होता था। ठीक है, वो भी रहती थी और उनके जो रिश्तेदार होते थे वो भी रहते थे, दूर के रिलेटिव्स, जैसे कि मदर, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर और ये सब। उनके साथ में फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स, सर्वेंट्स नौकर और स्लेव्स गुलाम फीमेल होने चाहिए, वो भी रखे जाते थे। Polygamy was practiced widely in the Indian subcontinent, especially among the ruling groups. Polygamy जो है वो उस समय प्रैक्टिस की जाती थी, यानी कि बहू का विवाह कराया जाता था उस समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। स्पेशली ये सब होता था रूलिंग ग्रुप्स के अंदर। सो समझ में आया आपको फर्स्ट पैराग्राफ द इंपीरियल हाउस होल्ड का? कोई दिक्कत आई हो किसी को? यस मैम। No, ma'am, no नो problem. मैम, नो प्रॉब्लम। Okay, so that's all for today. We'll continue this chapter tomorrow. Please collect up your problems. We'll discuss your problems in tomorrow's session. Okay, students, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am. You're welcome.